नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, इसको अंग्रेजी में इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आज हम ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, इसमें जाति, जिसको अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था सभी समाजों में पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों के पदों और कार्यों का निर्धारण किया जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था भी सामाजिक स्तरीकरण का ही एक रूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है। इस व्यवस्था को बंध स्तरीकरण भी कहा जाता है। बंध स्तरीकरण के रूप में यह सामाजिक संरचना हिंदुओं के जीवन का प्रमुख आधार कही जा सकती है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को अनेक प्रकार से नियंत्रित, संचालित और प्रभावित करती रही है। बच्चों, जाति एक ऐसे वर्ग का नाम है जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है। भारत में अनेक जातियां हैं जिनकी भिन्न भिन्न जीवन शैली है, और हट्टन के अनुसार भारत में लगभग 3000 जातियां हैं। जाति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जाति का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, जाति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी परिभाषाएं दी है। जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ। बच्चों, जाति शब्द की उत्पत्ति पर सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्टा ने सन 1665 में प्रकाश डाला था। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान अब्बे डुबाई ने इस अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जिसे पुर्तगाली भाषा में कास्टा से व्युत्पन्न माना जाता है, जहां इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अस्पृश्य वर्ण के स्तर की अनेक जातियां प्राथमिक रूप से हिंदुओं में मानी जाती है। दूसरा बिंदु है जाति जन्म पर आधारित होती है। बच्चों, सभी विद्वानों ने जाति के अर्थ तथा विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसकी विशिष्ट विशेषता जन्म पर आधारित सदस्यता पर प्रकाश डाला है। कूले ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। वैसे ही डी.एन. मजूमदार एवं टी.एन. मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। तीसरा बिंदु है जाति जन्म एवं
अंतर्विवाह पर आधारित होती है। कुछ विद्वानों ने जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी दो विशेषताओं जन्म एवं अंतर्विवाह पर प्रकाश डाला है। केटकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती है। नंबर 1, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इसके बाद अब हम जाति की ऐतिहासिक विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जाति की ऐतिहासिक विशेषताओं पर सभी विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों ने जाति की परिभाषा देकर इसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। कूले, मजूमदार तथा मदान ने जाति की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। केटकर ने जाति की परिभाषा में दो विशेषताएं अंतर्विवाह तथा जन्म पर आधारित सदस्यता का उल्लेख किया है। रीजले आदि ने इसे व्यक्तियों, परिवारों के समूह का ऐसा संकलन बताया है जिनका व्यवसाय वंशानुगत होता है तथा ये अंतर्विवाही समूह होते हैं। एन के दत्त, घूरिये, केटकर और हट्टन आदि ने जाति की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। एन के दत्त ने जाति की ऐतिहासिक विशेषताएं नंबर 1 अंतर्विवाह, नंबर 2 खान पान के प्रतिबंध, नंबर 3 परंपरागत व्यवसाय, नंबर 4 ऊंच नीच का संस्करण, नंबर 5 जन्म पर आधारित सदस्यता तथा नंबर 6 ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का आधार बताया है। इसी प्रकार बच्चों, जी.एस. घूरिये ने जाति के निम्न 6 लक्षणों का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि हिंदू समाज के विशिष्ट लक्षण तब के बताए जा सकते हैं जब यह जाति के सामाजिक दर्शन के नियमों द्वारा शासित होता था तथा इस पर आधुनिक विचारधारा के अधिकार और कर्तव्यों का प्रभाव नहीं पड़ा था। ये मुख्य रूप से 6 है। नंबर 1 खंडात्मक विभाजन, नंबर 2 संस्करण, नंबर 3 खान पान तथा सामाजिक प्रतिबंध, नंबर 4 विभिन्न नागरिक तथा धार्मिक नियोक्ताएं, नंबर 5 प्रतिबंधित व्यवसाय और अंतिम है नंबर 6 प्रतिबंधित विवाह का उल्लेख किया है। जाति की ऐतिहासिक विशेषताओं को किसी एक आधार पर नहीं देखा जा सकता है। बच्चों, सभी विद्वानों द्वारा बताई गई विशेषताओं के आधार पर जाति की निम्न विशेषताएं निश्चित की जा सकती है। सबसे पहला बिंदु है जाति की संरचनात्मक विशेषताएं। बच्चों, जाति की संरचनात्मक विशेषताओं से तात्पर्य
है कि जाति का समाज की संरचना में क्या स्थान है। वह एक इकाई के रूप में सामाजिक संरचना में अन्य जाति की इकाइयों से किस प्रकार संबंधित है। अन्य इकाइयों से वह किस प्रकार प्रभावित होती है एवं प्रभाव डालती है। जाति हिंदू समाज की संरचना का अंग है एवं अनेक जातियां मिलकर हिंदू सामाजिक संरचना का प्रतिमान कैसे बनाती है। जाति एक इकाई एवं संरचना के रूप में हिंदू समाज का स्तरीकरण का निर्धारण एवं संचालन कैसे करती है। जाति की हिंदू सामाजिक संगठन में एकता और अपरिहार्यता के रूप में विशेषताएं स्पष्ट होती है। खंडात्मक विभाजन। घुरिये ने जाति व्यवस्था की प्रथम विशेषता हिंदू समाज को अनेक खंडों में विभाजित करना बताया है। प्रत्येक खंड एक जाति अथवा उपजाति कहलाता है। प्रत्येक खंड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके उत्तरदायित्व और कार्य जाति द्वारा पूर्व निश्चित होते हैं। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। घुरिये के अनुसार नागरिकगण अपनी नैतिक निष्ठा के मामले में संपूर्ण समुदाय के स्थान पर अपनी जाति को प्रथम स्थान देते हैं और आपका खंडात्मक विभाजन से तात्पर्य इसी निष्ठा पर आधारित छोटे छोटे अनेक जातीय समूहों में विभाजन से है, जिनकी अपनी परिषदें होती है, जिसे जाति पंचायत कहते हैं। इस प्रशासनिक संस्था जाति पंचायत का कार्य अपने जाति के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना होता है। नियमों की अवहेलना करने पर जाति पंचायत उन्हें दंडित करती है। दूसरी विशेषता है संस्तरण, जिसको अंग्रेजी में हायरार्ची कहा जाता है। बच्चों, भारतवर्ष में अनेक जातियां हैं, परंतु किन्हीं भी दो जातियों की परिस्थिति समाज में समान नहीं होती है। समाज में विभिन्न खंडों, जातियों, वर्णों या वर्गों की उच्चता और निम्नता के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रमबद्धता को संस्तरण कहते हैं। संस्तरण के दृष्टिकोण से जाति की विशेषता को अनेक विद्वानों ने देखा और परखा है। हिंदू समाज जो जाति व्यवस्था वाला है, उसमें ब्राह्मणों या खंड जाति की परिस्थिति समाज में उच्चतम है तथा अस्पृश्य जातियों की परिस्थिति निम्नतम होती है। इन दोनों उच्चतम और निम्नतम जातियों के मध्य अन्य सभी जातियां एवं उपजातियां समाज में ऊंची नीची परिस्थिति के अनुसार स्थित होती है। जाति की उच्चता और निम्नता का निर्धारण संबंधित समाज में उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, खान पान, पवित्रता, अपवित्रता आदि से होता है तथा वह परंपरागत होती है और व्यक्ति जिस जाति या खंड में जन्म लेता है, उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत उसी जाति की सदस्यता रहती है। व्यक्ति की जन्म पर आधारित सदस्यता को समाजशास्त्र में प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, जो जाति की विशेषता कहलाती है। तीसरी विशेषता है खान पान एवं सहभोज पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान एवं सहभोज से संबंधित अनेक प्रतिबंध मिलते हैं। इन प्रतिबंधों के द्वारा निश्चित किया जाता है कि एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति क्या खा सकता है और किन किन जातियों को कौन सा भोजन खा सकता है तथा किसके हाथ का खाना खा सकता है। इसमें है पंक्ति निषेध,
एक जाति के व्यक्ति को किन किन जाति के लोगों की पांत में बैठकर भोजन करना चाहिए और किन के पांत में नहीं। दूसरा, पाक निषेध। एक जाति किन किन व्यक्तियों द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकती है और किन के द्वारा पकाया हुआ नहीं। तीसरा है भोजन निषेध। एक जाति के व्यक्ति को भोजन करते समय किन संस्कारों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, जल निषेध। किसके हाथ का पानी पीना चाहिए और किसके हाथ का नहीं। खाद्य निषेध। जाति क्या खाए और क्या नहीं खाए। हुक्का पानी निषेध। किसका हुक्का पानी पीना और किसके साथ बैठकर पीना चाहिए। पात्र निषेध। खाने पीने या भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के बर्तन व्यवहार में लाने चाहिए। चौथी विशेषताएं हैं सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। बच्चों, जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं मिलती है। व्यक्ति, जाति और समाज के स्तर पर जातियों में परस्पर सामाजिक संपर्क, व्यवहार, समीपता अर्थात सामाजिक समागम से संबंधित अनेक चौंका देने वाले निषेध देखे जा सकते हैं। बच्चों, घुरिये ने लिखा है कि पवित्रता, अपवित्रता, छुआछूत आदि के विचार उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत में मान्यता है कि अगर अछूत की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वह अपवित्र हो जाता है। कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति किसी निम्न जाति को नहीं छूता है और कुछ नीची जाति के लोग स्वयं भी इस छुआछूत के विषय में अत्यंत कठोर है। नीची जाति का व्यक्ति कुएं में से जल भर लेता है तो कुआं अपवित्र हो जाता है। चूने पत्थर का बना हुआ कुआं सरलता से अपवित्र नहीं होता, जबकि गारे मिट्टी का बना हुआ कुआं सरलता से अपवित्र हो जाता है। पांचवी विशेषता है नागरिक तथा धार्मिक असमर्थताएं। बच्चों, जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों की नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार संपूर्ण भारत में न्यूनाधिक रूप से अनेक रही है। अनेक क्षेत्रों में जहां ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च जातियों को उनके समाज में उच्चता के स्तर के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं दूसरी ओर निम्नतम जातियों विशेष रूप से अस्पृश्य जातियों की उनके स्तर के अनुसार अनेक निर्योग्यताएं एवं असमर्थताएं थी। जैसे उदाहरण के द्वारा बंगाल जनगणना सन 1901 के अनुसार नीची जाति का व्यक्ति कुएं से पानी निकाल लेता तो कुआं अपवित्र हो जाता है। अपवित्र जातियां गांवों की भारी सीमा पर रहती है। तमिल तथा मलयालम में विभिन्न जातियां पृथक पृथक भागों में रहती है। अनेक क्षेत्रों में गांव के 3 भाग होते हैं। एक भाग में ब्राह्मण तथा उच्च जातियां, दूसरे भाग में शूद्र तथा तीसरे भाग में पंचम, जिनको अछूत कहते हैं, रहते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि अछूत तो पृथक स्थान में रहते हैं और अन्य जातियां एक दूसरे से सटकर रहती है। रसेल ने लिखा है कि मराठों तथा पेशवाओं के शासनकाल में महार और मांग जातियों को प्रातः 9 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद पूना के दरवाजों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस समय उनके शरीर की छाया लंबी पड़ती थी, जो कि ऊंची जाति के लोगों विशेष रूप से ब्राह्मण पर गिरकर उन्हें अपवित्र कर देती थी। और घुरिये ने लिखा है कि संपूर्ण भारत में अछूत जातियों को गांव के उन कुओं से जल निकालने की अनुमति नहीं होती जहां से अन्य जातियों के लोग
जल निकालते हैं। आपने बताया है कि महाराष्ट्र में अछूत सड़क पर थूक नहीं सकते, क्योंकि थूक पर उच्च जाति का पैर पड़ने पर वह अपवित्र हो जाता है। वैसे ही अस्पृश्य कांटेदार वृक्ष की शाखा लेकर चलते हैं और अपने पद्म चिन्ह मिटाते रहते हैं। इस प्रकार बच्चों, ब्राह्मणों के संस्कार वैदिक क्रिया पद्धति जो अधिक पवित्र मानी जाती है के द्वारा संपन्न होते हैं, एवं अन्य जातियों के संस्कार पौराणिक पद्धति जो कि कम पवित्र मानी जाती है के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सवाई माधवराव के जीवन काल में पेशवा सरकार ने एक आदेश निकाला था कि अति शूद्र महार अपने विवाह के कृत्य नियमित ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा संपादित नहीं करा सकते, और आज भी कुछ पवित्र संस्कार ऐसे हैं जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों तथा उच्च जातियों को विशेषाधिकार अधिकतम प्राप्त थे तथा असमर्थताएं न्यूनतम, तथा इसके विपरीत निम्नतम जातियों पर धार्मिक एवं नागरिक प्रतिबंध एवं निर्योग्यताएं अधिकतम थी तथा विशेषाधिकार न्यूनतम प्राप्त थे। ये विशेषाधिकार एवं असमर्थताओं के क्षेत्र ग्रामीण आवास क्षेत्र, भवन निर्माण की सामग्री एवं मंजिलें, वस्त्र, आभूषण, संस्था, कुओं से पानी लेना, अपराध एवं दंड निर्धारण, पवित्रता, अपवित्रता के कारण राजस्व कर आदि हैं। छठी विशेषता है व्यवसाय पर प्रतिबंध। बच्चों, जाति व्यवस्था में व्यवसाय परंपरागत होते थे। सामान्यतया जो जिस जाति में जन्म लेता है वह बड़े होने पर उस जाति का व्यवसाय अपनाता है। जाति में व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, जैसे नाई, धोबी, स्वर्णकार, चर्मकार आदि अपना व्यवसाय परंपरागत रूप में करते हैं। गोरे ने लिखा है कि जाति समूह कुछ व्यवसायों को पैतृक व्यवसाय मानता था, जिसे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। आपने स्पष्ट किया है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा व्यवसाय ग्रहण करने की अनुमति नहीं देती थी जो ताड़ी या शराब बनाने जैसा प्रतिष्ठाघातक होता था। व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय जाति बंधुओं के नैतिक नियंत्रण तथा सामाजिक प्रतिबंध के कारण छोड़ नहीं सकता था, तथा अन्य जाति वाले भी अपने पैतृक व्यवसाय दूसरी जाति वाले को अपनाने नहीं देते थे। सातवां बिंदु है विवाह पर प्रतिबंध। बच्चों, जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता विवाह पर प्रतिबंध है, जिसका अर्थ है प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं। आठवां बिंदु है प्रदत्त सदस्यता। बच्चों, जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, अर्थात जो जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपने सदस्यता व्यक्तिगत गुणों, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, कार्य व्यवस्था, व्यवसाय, ईमानदारी आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने जाति के बारे में, जाति का अर्थ और परिभाषा और जाति के विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आप सभी को धन्यवाद।